हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की स्टोरी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका हम डिटेल में लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, बहुत ही डिटेल में, और बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। थोड़ा सा बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये है क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये नेल्सन मंडेला है। इनको महात्मा गांधी भी बोला जाता है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, इन्होंने ही साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी। जैसे कि इंडिया को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का रोल है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में नेल्सन मंडेला का रोल था। साउथ अफ्रीका पे भी किसने राज किया? ब्रिटिशर्स ने। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका पे भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था अराउंड 300 साल। ठीक है, 300 साल के आसपास अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पे राज किया। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ के बारे में जो लिखता है इंसान खुद। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, उसमें से कुछ कुछ पीसेस निकाल लिए हैं राइटिंग के, कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है जो आपके सिलेबस में ये एक स्टोरी के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक मैंने बैकग्राउंड दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। ब्रिटिशर्स ने 300 साल के आसपास रूल किया साउथ अफ्रीका पे। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स ने राज किया, इसके बाद नेल्सन मंडेला यहाँ साउथ अफ्रीका में क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 250 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history। जैसे आपको पता है इंडिया में क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, तो गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे। ऐसे ही मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, इनका अफ्रीका में थी इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इनकी भी अपनी अफ्रीका में कांग्रेस थी। तो इनकी पार्टी जीत गई थी, 400 में से 252 के आसपास सीट बनी थी, और ये फिर प्रेसिडेंट बन गए थे। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन मतलब सेरेमनी मतलब जब आप कोई वो बन जाते हो, जैसे प्रेसिडेंट बनते हो या प्राइम मिनिस्टर बनते हो, तो आप देखा ना एक सेरेमनी होती है, एक शपथ लेते हैं। ठीक है, तो एक सेरेमनी होती है, तो वो उस सेरेमनी की बात कर रहे हैं। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया है। एम्पी थिएटर मतलब क्या होता है? एक थिएटर टाइप का होता है जहां पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है प्रिटोरिया में, और वहां कैसा है? एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर देखो इस टाइप से कुछ होता है, मैं आपको बताऊं। ये एम्पी थिएटर है, ये है ना, ये ऐसा एम्पी थिएटर होता है। मतलब लाखों लाखों ऐसे यहाँ लोग बैठ जाते हैं, यहाँ पे एज अ स्पेक्टेटर्स, दर्शक बन के बैठ जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं जो इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी यहाँ पे हुई, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। दुनिया भर से पॉलिटिशियंस आए थे, 140 कंट्री से पॉलिटिशियन आए थे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब वो नेल्सन मंडेला ने स्पीच देनी स्टार्ट करी। ठीक है, स्पीच दी वहां पे इन्होंने, जब अपनी शपथ ले रहे थे ना तो उन्होंने स्पीच दी। स्पीच में क्या कह रहे हैं कि जो मेरा कंट्री है ना साउथ अफ्रीका, ये बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, और दोबारा लाइफ में कभी भी इस साउथ अफ्रीका पे कोई राज नहीं कर पाएगा दोबारा। जैसे ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर राज किया है, इसको ऑप्रेस किया, ठीक है, अब स्लेव बनाया हमारी कंट्री को, लेकिन दोबारा अब कभी भी साउथ अफ्रीका कभी भी किसी कंट्री का गुलाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला, एड्रेस किया क्राउड को। ठीक है, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुबिलेंट मतलब बहुत खुशी वाले सीन्स हो गए भाई, आजाद हुआ था साउथ अफ्रीका, तो बड़े खुश थे वहां पे लोग स्ट्रीट्स में, वहां पे प्रिटोरिया के। फॉलोइंग द सेरेमनी विद, और इस सेरेमनी में कौन कौन थे? ब्लैक भी थे, व्हाइट भी थे, ठीक है, सारे कलर के लोग थे। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे थे साथ साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड सिंग विद जॉय। वो कह रहे हैं कि बड़ी खुशी का टाइम है। जैसे भाई इंडिया में होता है ना, आप देखते हैं 15 अगस्त को देश आजाद हुआ हमारा, तो कितने खुश होते हैं सब। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि ये वो दिन है, ठीक है, जिस दिन सब आजाद हुए हैं, और ये अपनी सेरेमनी ले रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। तो इन्होंने स्पीच भी दी थी वहां पे। ठीक है, तो स्पीच है, तो अब ये इन्होंने किताब में लिखा है पूरी इसके बारे में। तो अब हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं स्टोरी का। तो देखो, ये मैंने बोला ना नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी थी, तो ये इस तरह से यहाँ पे इन्होंने, ये वही जगह है, 1994 के आसपास का टाइम है ये। ठीक है, तो इन्होंने स्पीच दी थी यहाँ पे, कहीं पे ये कहीं पे खड़े होंगे नेल्सन मंडेला जी। तो अब ये देखो इतनी पब्लिक है, बहुत पब्लिक थी। मैंने बोला ना 140 कंट्रीज से, अलग अलग कंट्री के पॉलिटिशियन आए थे, तो इस तरीके से था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये स्पीच के टाइम की फोटो है इनकी, 1994 में जो उन्होंने स्पीच दी है।
जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो ना, पूरा जो स्टोरी है पूरी है जो बताया है, तो ये उस टाइम का जब इन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम की फोटो है ये 1994 में। ठीक है, ये खड़े हैं नेल्सन मंडेला जी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अब स्टार्ट हो रही है मेन, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था, अब स्टार्ट हो रही है आपकी मेन स्टोरी। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अदरवाइज समझ में नहीं आती चीजें। मे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, मे के आसपास का टाइम है, कह रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। वो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला की, पिछले काफी टाइम से मेरे आसपास जो है ना, बिसीज मतलब होता है सराउंडेड, मैं सराउंडेड हूँ किनसे, दुनिया भर के पॉलिटिशियन से। ठीक है, वो मुझे रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं क्योंकि भैया मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, तो मेरे को रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, एक तरीके समझ लो, जब उद्घाटन होता है ना उसको इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो वो एक इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। वो कह रहे हैं जो मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है ये लार्जेस्ट है, अभी तक साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा कभी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, इतनी बड़ी सेरेमनी कभी नहीं हुई, इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ कभी नहीं आए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये मैंने आपको बता दिया है। वो कह रहे हैं सेरेमनी कहाँ पे हुआ था, एम्पी थिएटर, जो मैंने दिखाया ना, बहुत एक ऐसा जगह होती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं, मैंने अभी दिखाया था पीछे आपको। वो कह रहे हैं बिल्डिंग में कहाँ पे हुआ, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब देखो क्या था साउथ अफ्रीका में, जो ये ना ब्लैक और व्हाइट का बहुत चक्कर था। साउथ अफ्रीका में रूल किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अपने आप को ना बहुत सुप्रीम मानते थे और कहते थे जो ब्लैक्स हैं ये इन्फीरियर हैं, तो इनको कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, इनको स्लेव बना के रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब ये इसको एड्रेस कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि व्हाइट ने बहुत हम पे राज किया, अपने आप को बहुत सुप्रीम समझा, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, अब साउथ अफ्रीका में वो टाइम आया है, अब ये वो जगह है जहां पे मैं सेरेमनी लेने जा रहा हूँ ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी करने जा रहा हूँ, अब ये वही जगह है जहां पे अब व्हाइट की कोई सुप्रीमेसी नहीं है, अब कोई व्हाइट रंग का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कलर्स के बीच आपस में कोई कलर्स के बेसिस पे डिफरेंस नहीं करेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि व्हाइट ज्यादा सुपीरियर है और जो ब्लैक्स हैं वो इन्फीरियर हैं। अब वो कह रहा है ऐसा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो किसी भी कलर का भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी तरीके से कोई कलर डिफरेंस नहीं होगा, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनेगी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, तो ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब फिर ये कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, ठीक है, मई का आसपास का टाइम है, वहां पे उस टाइम पे ऑटम होगा। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। ठीक है, वो कह रहे हैं जो मेरी इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें मेरी डॉटर भी है जिनानी, ये इनकी डॉटर है, देखो जिनानी। ठीक है, जिनानी मंडेला ये इनकी डॉटर है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैर्क वाज फर्स्ट स्worn एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि पोडियम मतलब जो स्टेज होती है, वो कह रहे हैं स्टेज पे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर डी क्लैर्क। फर्स्ट पहले इन्होंने अपनी वो ली। ठीक है, सोन मतलब एक कसम टाइप की खाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई नेता बनता है, पॉलिटिशियन बनता है तो कसम खाता है, तो वो कह रहे हैं कि पहले सोन इनके किसने किया, मिस्टर डी क्लैर्क ने। ये है मिस्टर डी क्लैर्क। ठीक है, तो मिस्टर डी क्लैर्क ये क्या बने थे, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर वो कह रहे हैं देन थबो मेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं थेबो मैम की, ये फोटो इनकी, थेबो मैम की। सॉरी अगर मैं ठीक से यहाँ पे नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो, बट आप समझ लीजिए, मेरा मेन काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, तो कह रहे हैं थेबो मैम की वो सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं फिर इनके बाद इन्होंने कसम खाई कि हाँ भैया मैं अब ये सेकंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट मैं बन रहा हूँ। फिर वो कह रहे हैं एंड में मेरी टर्न आई, व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड, फिर मैंने कसम खाई टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ओबे करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, और मैं डिवोट करूंगा माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि वहां पे अब कोई किंग नहीं है, अब कोई राज नहीं कर रहा, अब कंट्री जो है वो लोगों ने इलेक्ट करा है। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे लोग इलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन, जहां पे कोई राजा का रूल नहीं होता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा कि मेरी कंट्री के लोग हैं उनके भलाई के लिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, फिर वो बता रहे हैं कि जो दुनिया ये इतने सारे पॉलिटिशियन मुझे देखने आए हुए थे, तो अब मैंने उनको क्या बोला, अब मैं उनको देख के अब मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो ठीक है, वो क्या कह रहे हैं मैंने क्या बोला, अब ये बता रहे हैं क्या बोला उन्होंने। ठीक है, ये लिखा है टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये नए साउथ अफ्रीका आजाद हुआ है, तो हम सब यहाँ पे जो प्रेजेंट है हम ग्लोरी हम क्या कहते हैं विश करते हैं कि ये कंट्री आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, ग्लोरी आए। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कह रहे हैं कि
बहुत लंबे टाइम तक हमारी कंट्री ने ना दुख सहा है, एक डिजास्टर सहा है। डिजास्टर क्या सहा है? 300 साल किसी ब्रिटिशर्स ने हमको गुलाम बना के रखा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आज हमारी कंट्री क्या हुई है, नई तरीके से बॉर्न हुई है और फ्री हो गए, और अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिससे जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, वो भी प्राउड होगी, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका ऐसे बनेगा आगे जाके कि दुनिया देखेगी कि साउथ अफ्रीका वाकई में कुछ है, ठीक है। वी हू वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ठीक है। आउटलॉज मतलब एक तरीके से गुंडा, क्रिमिनल। वो कह रहे हैं कि एक टाइम था जब हमको गुंडा समझा जाता था, हमें क्रिमिनल समझा जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। वो कह रहा है एक टाइम तो हमारा था जब हम गुलाम थे तो हमें क्रिमिनल समझा जाता था, लेकिन अब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बाकी देश के नेशंस को यहाँ बुला पा रहे हैं। भैया 140 कंट्री के लोग आए हुए थे ना, मिनिस्टर्स आए हुए थे, तो कह रहे हैं कि अब हमें मौका मिला है कि हम दूसरे कंट्री के लोगों को यहाँ बुला पा रहे हैं और हमें फ्रीडम मिली है, अब हम क्रिमिनल नहीं है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country and what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो कह रहे हैं कि मैं जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, 140 कंट्री से, जो प्रेसिडेंट्स और जो प्राइम मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर्स आए हैं, मैं सबको थैंक्स कहता हूँ। और मैं एक तरीके से बहुत खुश हूँ कि हम एक जस्टिस मिला हमारी कंट्री को, हमें पीस मिला है और हमें एक रिस्पेक्टफुल वो मिला है। अब कोई भेदभाव नहीं है, अब कोई डिफरेंस नहीं है काले और ब्लैक में हमारी कंट्री में, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट में। वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन मतलब एक तरीके से फ्रीडम। वो कह रहे हैं हमें अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिल गई है, ठीक है। वी प्लेज, वो कह रहे हैं दोबारा मैं कसम खाता हूँ, अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वो कह रहे हैं अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने कंट्री के लोगों को पॉवर्टी से, डिप्रीवेशन से, भैया इतना ज्यादा डिप्राइव रखा है, उनको राइट्स नहीं मिले थे ब्लैक्स को, तो वो कह रहे हैं कि मेरी कंट्री में अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ना तो कोई पॉवर्टी होगी, ना कोई डिप्रीवेशन होगा, ना कोई सफर करेगा, ना कोई जेंडर के बेसिस पे भेदभाव होगा कि भैया ये मेल है ये फीमेल है, और किसी भी तरीके का कोई भी मेरी कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कह रहे हैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका किसी का गुलाम बनेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कह रहे हैं कि कितना मतलब आज जब सन ढलेगा, ठीक है, तो वो ढलेगा तो एक तरीके से कितनी खुशी की बात होगी कि इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ कि साउथ अफ्रीका आजाद हुआ है। तो जब आज सन ढलेगा साउथ अफ्रीका पे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका गुलाम नहीं है, साउथ अफ्रीका आजाद हो गया है। लेट फ्रीडम रूल, रीन मतलब रूल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब फ्रीडम ही रहेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस करे साउथ अफ्रीका को। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन ऑ, ठीक है, और मतलब वंडर, ठीक है, एक तरीके वंडर में, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ टाइम बाद जब हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि जो अफ्रीकन जेट्स होते हैं वो जा रहे थे, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है इंडिया में भी दिखाया जाता है, जो रेड फोर्ट होता है वहां पे आपने देखा होगा हमारे जो इंडियन वो एयरफोर्स होती है, तो इस तरीके से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बता रहे कि साउथ अफ्रीका में भी उस दिन इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, कुछ जेट्स निकले, कुछ प्लेन्स निकले, ठीक है, और पीछे इस तरीके से कलर्ड करके वो छोड़ के जाते हैं, ठीक, इस तरीके से कलर्ड धुआं होता है, ठीक है। अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से इस तरह से वो बोल रहे हैं कि जेट, हेलीकॉप्टर ये सब निकले, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं खाली ये मिलिट्री फोर्स की वो नहीं थी, कि ऐसा नहीं कि मिलिट्री अपनी फोर्स दिखा रही है कि हम मिलिट्री कितनी ताकतवर है, लेकिन ये भी दिखा रही है कि मिलिट्री जो डेमोक्रेसी बनी है, साउथ अफ्रीका में नई गवर्नमेंट आई है, उसके लिए भी मिलिट्री लॉयल है, ठीक है, सर्विस करने के लिए तैयार है नेशन के लिए, ठीक है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मैंने वही बताया ना कि जो अब मिलिट्री जो है वो तैयार है, किसके लिए तैयार है? जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके लिए लॉयल है। अब अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं है, नई गवर्नमेंट के लिए जो हमारी मिलिट्री फोर्स है वो क्या है? लॉयल है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स थी, पुलिस थी, इन सब ने क्या करा? इन सब ने मुझे एक सैल्यूट किया। ऑब्वियसली सैल्यूट किया जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने थे, तो एक ऑनर रहता है, इनको एक ऑनर मिलता है, सैल्यूट करके वो दिखाया। वो कह रहे हैं कि अफ्रीकन की जो पुलिस थी और साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, इनके जो हेड्स थे उन्होंने मुझे सैल्यूट करके अपना वो दिखाया कि हाँ हम आपके साथ हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me। वो कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब, क्योंकि देखो
नेल्सन मंडेला 27 साल कहाँ रहे, जेल में रहे, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, 27 ईयर्स, क्या 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। तो कह रहे हैं कि यही एक टाइम था जब ये पुलिस और आर्मी मुझे कभी सैल्यूट नहीं करती, ठीक है, उल्टा मुझे अरेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये पुलिस जब ब्रिटिशर्स थे वहां पर राज कर रहे थे, तो ये पुलिस ने जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने उनको अरेस्ट किया था, लेकिन गोरों ने उनको अरेस्ट करा था। पर वो कह रहे हैं कि अब जो हमारा देश आजाद हो गया है, और जब आजाद हुआ है तो उसमें गोरे भी थे और ब्लैक्स भी थे, दोनों थे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब जब मैं आजाद हो गया हूं तो अब मुझे ये पुलिस और ये जो मिलिट्री है ये अब मेरे हेल्प के लिए है, अब ये मुझे क्या करेगी, अब ये मुझे अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ टाइम पहले जब हम गुलाम थे तो यही मिलिट्री और यही पुलिस ये मुझे अरेस्ट भी कर रही थी, ठीक है, वो बता रहे हैं। ये देखो साउथ अफ्रीका का झंडा है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो जब यहाँ से वो कह रहे हैं कि जब ये जेट्स वगैरह निकले थे ना, तो जब इसी तरीके यही कलर के सेम कलर के वो पीछे इस तरह से ये धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पेला जेट्स लेफ्ट अ स्मॉल स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ माई न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। वही मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अब ये निकले, वो कह रहे हैं कि जो मेरा फ्लैग था उसके जो कलर्स थे सेम, जो जेट्स निकले उन्होंने सेम पीछे धुआं उसी कलर का छोड़ा जिस कलर का मेरा साउथ अफ्रीकन हमारा जो नया फ्लैग है। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम। एक चीज बताऊं, साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम है, जैसे इंडिया का एक है, हमारा एक नेशनल एंथम है, बट साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम है। इस पर्सपेक्टिव से साउथ अफ्रीका क्या है, यूनिक है। और वो कह रहे हैं कि नेशनल एंथम तो गाया गया, जो व्हाइट्स थे उन्होंने गाया। साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे दोनों हैं, ठीक है, व्हाइट भी रहते हैं और ब्लैक भी रहते हैं। तो कह रहे हैं व्हाइट्स ने उस टाइम पे गाना गाया निस्कू स्केल अफ्रीका, ठीक है, ये उनकी कोई लैंग्वेज है, तो इसका मतलब जनरली होता है कि जो लॉर्ड है वो ब्लेस करे साउथ अफ्रीका को, ठीक है। और ब्लैक्स ने क्या सिंग करा, डाई स्टेम, ठीक है, तो ये उन्हीं की लैंग्वेज है। तो इसका बहुत हद तक मतलब होता है कि कॉल ऑफ द साउथ अफ्रीका, कॉल ऑफ द नेशन, ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये इनके 2 नेशनल एंथम है। तो वो नेशनल एंथम वो कह रहे हैं व्हाइट्स ने ये वाला गाया और ब्लैक्स ने ये वाला गाया, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा भी था, अभी कह रहे हैं कि ये जो एंथम के लिरिक्स गा रहे हैं ठीक से लिरिक्स नहीं पता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था, ये आज वही एंथम गा रहे हैं जिसको एक टाइम पे ये बहुत इंफीरियर समझते थे, क्योंकि भैया तब उस टाइम गुलाम था, तो ऑब्वियसली उस टाइम वो एंथम नहीं गाया जाता जब कोई देश इस तरह से गुलाम होता है। तो वो बता रहे हैं दे वुड सून, कह रहा है लेकिन आज भले ही इनको नहीं पता, क्योंकि इन्होंने अभी जब नया फर्स्ट टाइम आदमी गाता है तो कह रहे हैं ये फर्स्ट टाइम ही तो गा रहे हैं नेशनल एंथम, तो उनको अभी वर्ड्स नहीं मालूम है, लेकिन एक टाइम अब तो आजाद हो गया, अब तो ये बार बार गाएंगे, तो अब इनको ये जो नेशनल एंथम है बाय हार्ट याद हो जाएगा। On the day of the inauguration, I was first overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो कह रहे हैं कि मैं अब जब मेरा इनॉग्रेशन का देना है तो मैं हिस्ट्री को भी याद कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के आसपास की ये बात बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था कि एंग्लो बोयर वॉर मतलब अंग्रेजों का और साउथ अफ्रीकन का वॉर हुआ था, इसको एंग्लो बोयर वॉर बोलते हैं। वो कह रहे हैं मेरे बर्थ से भी पहले की बात है, तो जो व्हाइट स्किन पीपल है ना, वो साउथ अफ्रीका पे उन्होंने क्या सिस्टम बना दिया था कि डार्क स्किन पीपल है उनको हम गुलाम बनाएंगे और डार्क स्किन पीपल हमसे इन्फीरियर है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि ये चीजें जो ब्रिटिशर्स ने मेरी कंट्री में जो स्लेव बनाया मेरी कंट्री को, कह रहे हैं ये चीजें बहुत पहले से चल रही हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखो जब ये इनॉग्रेशन का टाइम था ना तो उस टाइम पे नेल्सन मंडेला की एज थी 75 ईयर्स और अंग्रेज यहाँ कब से राज कर रहे थे, 300 साल से। तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो अंग्रेजों ने बहुत पहले से ही कर रखी थी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे से पहले भी यहाँ पे अंग्रेजों के साउथ अफ्रीकन के वॉर हो रहे थे और अंग्रेजों ने यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फैला रखा था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। वही मैंने आपको बताया कि बड़ा ही खराब स्ट्रक्चर बनाया कि भैया काले को और गोरे को इन्होंने डिवाइड कर दिया। Now in the last decade of the 20th century and my 8th decade as a man, अब वो कह रहे हैं कि अब ये तो स्टार्टिंग की बात था कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब की, उससे पहले की बात बता रहे हैं। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि अब जब मैं 75 ईयर्स का हो गया हूँ, लास्ट डिकेड ऑफ 20 और 8th डिकेड एज अ मैन, मतलब ये अराउंड 75 ईयर्स के इस टाइम पे। तो बोल रहे हैं कि अब ये सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब कोई काले गोरे का कोई भेद नहीं है, अब कंट्री आजाद हो गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय द वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड स्किन। मतलब वही कह रहे हैं कि अब कोई यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं है, कंट्री हमारा आजाद हो गया, अब कोई ब्लैक का और ये व्हाइट का चक्कर नहीं है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people who
सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो कह रहे हैं कि भैया ये जो दिन आया ना, आज अफ्रीका आजाद हुआ है, तो ये पीछे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की करेज की वजह से, उनके सेक्रीफाइस की वजह से मेरा कंट्री आजाद हुआ है। ठीक है, आई फेल्ट दैट डे एज आई have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots that had gone before me। वो कह रहे हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जब मेरा कंट्री आजाद हुआ है कि जो मुझे आजादी आज मिली है, जो मुझे सक्सेस आज मिली है, वो अकेली मेरी सक्सेस नहीं है, पीछे मेरे से पहले जो इतने बहादुर फ्रीडम फाइटर्स जो थे कंट्री के लिए, जो जिन्होंने जान दी है, उन सबके एफर्ट्स की वजह से आज मुझे सक्सेस मिली है। ठीक है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। वो वही कह रहे हैं कि जो पुरानी पीछे जो नोबल लाइन थी फ्रीडम फाइटर्स की, उन्हीं की वजह से यहाँ मुझे सक्सेस मिली है। आई वॉज पेन दैट आई हैड नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस वर। वो कह रहे हैं कि मुझे काफी इस चीज का पेन है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स मेरे से पहले थे, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, मैं उनको थैंक भी नहीं कर पाया। और आज वो इस दिन को, खुशी के दिन को, कि जब अफ्रीका आजाद हुआ है, उसको देखने के लिए जिंदा नहीं है, प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। द पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड, यही अपार्थाइड पॉलिसी मतलब क्या होता है, यही पॉलिसी, ब्लैक को और व्हाइट को अलग अलग कर देना, जो अंग्रेजों ने यहाँ फैलाई थी। क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो कह रहे हैं ये जो अंग्रेजों ने पॉलिसी फैलाई ना, रेशियल डिफरेंस की, कलर वाली, इससे मेरी कंट्री में हमेशा एक बहुत ही गहरा और डीप जो चोट लग गई है मेरी कंट्री के लोगों को, एक डीप वुंड आ गया है। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड। वो कह रहा है जनरेशन लग जाएंगे, सालों साल लग जाएंगे इस डीप हर्ट से हमें बाहर आने में। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप। ठीक है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट and that was it produced the Oliver Tabos, Walter Siles, the Chief Lucullus, the Yusuf Dauders, the Bram Fischers, the Robert Kurtzkis of our time। वो कह रहे हैं कि एक इफेक्ट और भी हुआ है, जो अंग्रेजों ने इतना यहाँ पे क्रूएलिटी करी, ब्रूटैलिटी करी, ब्रूटैलिटी मतलब होता है क्रूएलिटी। ठीक है, इतना हमको ऑप्रेस किया, हमें इतना दबाया, उसका एक इफेक्ट क्या हुआ कि हमारी कंट्री ने ग्रेट फ्रीडम फाइटर बनाए, हमारी कंट्री ने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स देखे, ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज देखी। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, आप नाम लिए थे, ये सब साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये सब, ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पे इतना जुल्म ढाया है, तो हमारी कंट्री में एक ग्रेट मैन भी प्रोड्यूस हुए, ग्रेट पर्सनैलिटीज प्रोड्यूस हुई, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स भी प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो यही सब है, एंड दैट इट, ये जो मैंने आपको बता दिया। करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक्स में नेवर। वो कह रहे हैं इतने ग्रेट करेज, विजडम और जेनरोसिटी वाले लोग पैदा हुए, ठीक है, मेरी कंट्री में, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स ने जो कंडीशंस क्रिएट की थी। Perhaps it requires such depths of oppression to create such types of character। वो कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी तभी पैदा होती है जब किसी कंट्री में को इतना ज्यादा ऑप्रेस किया जाए, इतना ज्यादा उस कंट्री पे क्रुएल्टी की जाए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth in its people, finer and true than the purest। वो कह रहे हैं कि देखो साउथ अफ्रीका में क्या है ना, मिनरल्स बहुत होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं लेकिन वो मेरी कंट्री जो ग्रेट है वो मिनरल्स की वजह से नहीं है, मेरी कंट्री जो ग्रेट है वो किस वजह से है, मेरी कंट्री ग्रेट है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मेन इसको ग्रेट बनाते हैं। मेरी कंट्री की रियल वेल्थ मिनरल्स नहीं है, मेरी कंट्री की जो रियल वेल्थ है वो क्या है, जो ग्रेट यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब कंपेनियंस, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कह रहे हैं कि मैंने जो अभी नाम लिया ना इन सब लोगों के, वो कह रहे हैं जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, मेरे कंपेनियन थे, जो मेरे फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम के स्ट्रगल में जो मेरे साथ थे, इनसे मैंने करेज सीखा, इनसे मैंने बहादुरी सीखी। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। वो कहने हैं कि मैंने बार बार देखा है कि जो men, women, इन्होंने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, किस चीज के लिए, देश की आजादी के लिए। ठीक है, मैंने बार बार देखा है लोगों को टॉर्चर सहते हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी झुके नहीं, उन्होंने मजबूती के साथ, उन्होंने ताकत के साथ, करेज के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इतनी करेज मैंने देखी, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता है। डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब इमेजिनेशन, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। ठीक है, कि इतनी ताकत किसी के अंदर हो सकती है, इतना करेज किसी के अंदर हो सकता है, जो मेरे कंपेनियंस ने, जो मेरी कंट्री के मैन और वेमेन ने फ्रीडम के स्ट्रगल में दिखाया। ठीक है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प। वो कह रहे हैं कि जो करेज होता है ना, करेज का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं हो, वो कह रहे हैं करेज का मतलब होता है कि आप डरते तो हो लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हो। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि फियर नहीं है इंसान के अंदर, फियर होता है बट आदमी उस फियर को ओवरकम कर लेता है। ठीक है, ट्रायम्फ मतलब होता है विन। ठीक है, फियर है लेकिन हमने फियर को जीत लिया है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस बोली है इन्होंने, यहाँ पे लिखी है।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो कह रहे हैं बहादुर आदमी वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, वो कह रहे हैं बहादुर आदमी भी डरता है, डर उसके अंदर भी होता है, लेकिन वो उसको कॉन्कर कर लेता है, वो उसको ओवरकम कर जाता है, वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो डर को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देता, उल्टा वो डर को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये होता है ब्रेव मैन। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई बचपन से ऐसा नहीं होता कि पैदा होता है और किसी को हेट करना शुरू कर देता है कि भैया ये इस कंट्री का है या इसका ये पर्टिकुलर कलर है या ये ऐसा है। वो कह रहे हैं कोई पैदा होके हेट नहीं करता, वो तो यहाँ पे सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज हमसे ऐसा नहीं कि अंग्रेज का बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही हेट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग हैं उनको हेट करना है। वो कह रहा है उन्होंने उस बच्चे ने वो सीखा, वो व्हाइट का जो बच्चा था वो बड़ा हुआ, धीमे धीमे उसने सीखा वो हेटरेट कि भैया ब्लैक इंफीरियर है, ब्लैक ऐसे हैं, ये धीमे धीमे उसको हेटरेट सिखाई गई। तो कह रहे हैं अगर वो हेट सीख सकता है व्हाइट जो चाइल्ड है, तो फिर वो प्यार भी सीख सकता है। जब आप हम जब ह्यूमंस हैं, जब हम हेट सीखते हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर हेटरेट होती नहीं है, वो धीमे धीमे सीखता है। तो कह रहे हैं जब हम हेटरेट सीख सकते हैं तो हम लव क्यों नहीं सीख सकते? तो हम लव भी सीख सकते हैं। वो कह रहे हैं हम लव क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि लव ज्यादा नेचुरल है इंसान को देन द अपोजिट। लव ज्यादा नेचुरल होता है, हेट इतनी नेचुरल नहीं है। हेट हमें सीखनी पड़ती है, हम सीखते हैं, पैदा नहीं होते हेटरेट लेके, लेकिन लव तो हमारे अंदर नेचुरल होता है। तो जब हम हेटरेट सीख सकते हैं तो हम लव भी सीख सकते हैं। ठीक है, और लव ज्यादा आसानी से हम सीख पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल फीलिंग है वो। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज एनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। वो कह रहे हैं कि खराब से खराब टाइम में भी, ये जेल में रहे थे 27 साल, मैंने बताया ना। वो कह रहे हैं कि जब मेरे को और मेरे कंपेनियंस पे बहुत ज्यादा क्रूएल्टी की गई, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ जब मैंने अपने जो गार्ड्स थे वहां पे, जो जेल के आसपास रहते हैं सिपाही, उनके अंदर कुछ मैंने ह्यूमैनिटी देखी, एक मैंने छोटी सी रे ऑफ होप देखी ह्यूमैनिटी की। मुझे लगा कि कुछ इनके अंदर भी ह्यूमैनिटी बाकी है। बट उस चीज को देख के ही मेरे अंदर एक करेज आ गई। उसी से मेरे को ना एक अंदर से एक एश्योरेंस मिला कि यार दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। मेरे पे भले कितनी भी क्रुएल्टी कर लें लोग, लेकिन फिर भी वो कहने हैं कि मैंने कुछ लोगों में वहां पे ह्यूमैनिटी देखी और उससे मुझे एक होप मिली कि अभी भी दुनिया में इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। और उसने मुझे एक अंदर से ना स्ट्रेंथ दी कि मुझे आगे चलते जाना है, मुझे फ्रीडम दिला के रहनी है साउथ अफ्रीका को। तो मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड। वो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना, वो एक क्या है, वो एक आग की फ्लेम की तरह है। उसको आप, वो छुप सकती है फ्लेम, लेकिन हम उसको बुझा नहीं सकते, वो रहेगी। ठीक है, गुडनेस तो मतलब गुडनेस में इनका काफी बिलीव था। ठीक है, अच्छाई में काफी बिलीव था। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his families, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to the people, to community and his country। वो कह रहे हैं कि इंसान के ऊपर ना दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो होती है अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, बच्चों को। दूसरी जिम्मेदारी क्या होती है इंसान के ऊपर? वो होती है अपनी कंट्री के लिए और लोगों के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के लिए, नेशन में जो लोग हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल हिज दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन। वो कह रहा है कि अगर जो एक अच्छी सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी होती है, जहां पे कंट्री में लोग फ्री होते हैं, वहां पे इंसान दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता है। अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लेता है, बच्चों की, बीवी की, पेरेंट्स की, और अपनी कंट्री की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभा लेता है। लेकिन वो कह रहे हैं बट in a country like South Africa, it was almost impossible for men of my birth and color to fulfill both of these obligations। वो कह रहे हैं लेकिन मेरी कंट्री में तो भैया आजादी नहीं थी, तो यहाँ तो आदमी ना तो पर्सनल जिम्मेदारियां निभा पा रहा था, ना ही नेशन की तरफ जिम्मेदारियां निभा पा रहा था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कह रहा है कि जो भी साउथ अफ्रीका में इंसान जैसा रहने की कोशिश करता था ना, उसको पनिश कर देते थे और उसको अलग कर देते थे। ठीक है, in South Africa, man who tried to obey this his duty to his people is inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart of twilight existence of secrecy। वो कह रहे हैं कि जो भी इंसान साउथ अफ्रीका में अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता था ना, अपनी फैमिली के लिए या नेशन के लिए, तो उसको उसकी फैमिली से अलग कर देते थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उसको उसकी फैमिली से अलग कर देते थे, उसको दूर भेज देते थे। जैसे काला पानी की सजा होती थी ना कि या कहीं दूसरा आइलैंड पे भेज दिया, ऐसे उसको कहीं दूर भेज देते थे कंट्री से। ठीक है, उसको अलग कर देते थे, बिल्कुल कंट्री से अकेला भेज देते थे कहीं बाहर दूर वीराने में। ठीक है, तो वहां पे बेचारा कैसा जिंदगी जीता था? टॉयलेट एग्जिस्टेंस। टॉयलेट एग्जिस्टेंस मतलब अननोन एग्जिस्टेंस, कोई जानता ही नहीं है आपको, एक सीक्रेट लाइफ जीता था। ठीक है, और रिबेल की लाइफ जीता था। ठीक है, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, and father and a husband। ठीक है, वो कह रहे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में वो कह रहे
I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband. वो मतलब अभी यहाँ पे अभी क्या होगा ये बताएंगे. स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम से मालूम था कि मुझे अपनी कंट्री के लोगों को आजाद कराना है. वो कह रहे हैं धीमे धीमे चीज मेरे अंदर डेवलप हुई जब वो बचपन से लेके आगे तक बड़े हुए. ठीक है, अब ये आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा क्लियर होगा आपको. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री. वो कह रहे हैं मैं मेरे अंदर जब मैं पैदा हुआ था तो ऐसे कोई हंगर नहीं थी मुझे फ्री होना. वो कह रहा है मैं तो फ्री था, मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था. वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि भैया यहाँ तो ब्रिटिशर्स ने राज कर रखा है हम पे. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे को लगता था जब मैं पैदा हुआ था मैं फ्री था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mellies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as obeyed my father and aided my customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब ये बता रहे हैं कि जब मैं बच्चा था, मेरे को बचपन में क्या होता है आदमी को पता ही नहीं होता, छोटा बच्चा था. वो कह रहे तो मैं तो मुझे लगता था मैं फ्री हूँ. फ्री कैसे हूँ? मैं तो भैया खेतों में भाग रहा था, मैं तो स्विमिंग कर रहा था. ठीक है, मेलीज मतलब होता है कौन, वो कौन होता है ना, कौन को कह रहे हैं मैं भून के खा रहा था. मैं तो स्टार्स के नीचे बैठा हुआ था. मैं तो क्या कहते जो जितने भी वहां पे जो बुल्स थे उनके ऊपर बैठता था और घूमता फिरता रहता था. ठीक है, तो वो कह रहा है मुझे तो मेरी तो पूरी फ्रीडम थी, बस सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात सुननी होती थी कि भैया यहाँ मत जाओ, टाइम पे आ जाओ, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो. तो कहते मुझे तो लगता था मैं फ्री हूँ. जब मैं छोटा था मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा. वो तो कह रहे जब मुझे बड़ा हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि भैया मैं तो गुलाम हूँ, मुझे तो अंग्रेजों ने हमें तो गुलाम बना रखा है. जब वो बच्चा बड़ा होता है तब वो उससे मालूम पड़ता है. तो वही वो बता रहे हैं कि बचपन में नहीं मालूम था, बचपन में लगता था मैं फ्री हूँ. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken. अब वो कह रहे, अब वो बता रहे हैं, कह रहे जब मैं बड़ा हुआ ना तब मुझे मालूम पड़ा कि भैया मेरे फ्रीडम तो इल्यूजन है, एक भ्रम है. ठीक है, मैं कोई फ्री नहीं हूँ. जब मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम पड़ा कि भैया मेरी फ्रीडम तो पहले ही ले चुके हैं ब्रिटिशर्स. ठीक है, फिर मेरे अंदर एक हंगर डेवलप हुई फ्रीडम को लेके. ठीक है, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट. वो कह रहे जब मैं स्टार्टिंग में लगता था जब मैं स्टूडेंट था कि मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, भैया मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं अपने काम वाम कर सकूं. लेकिन ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं जब बाद में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयरएवर आई चूज. वो कह रहे स्टार्टिंग में वही बता रहे हैं कि मैं तो जब स्टूडेंट था तो मुझे चाहिए था कि मुझे अपनी फ्रीडम मिल जाए, रात को मैं बाहर रह सकूं. भाई स्टूडेंट क्या चाहता है जब हॉस्टल में होता है तो वो बाहर रह सके, हॉस्टल से कोई उसके अंदर ज्यादा टोका टाकी ना करे कि भैया इतने टाइम पे घर आ जाओ, इतने टाइम पे घर मत आओ. ठीक है, और वो कह रहा है जो मेरा मन करे मैं पढ़ सकूं, जहां मेरा मन करे मैं जा सकूं. तो वो बता रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था मुझे सिर्फ इतना ही पता था, मुझे तो यही फ्रीडम लगती थी. ठीक है, अब वो कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं धीमे धीमे ट्रांजिशन आना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे बड़े हुए तब इनको समझ में आना स्टार्ट हुआ कि ये फ्री नहीं है, जो मैं फ्रीडम सोच रहा हूँ ये इल्यूजन है. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, वही साउथ अफ्रीका में ही है. ठीक है, जगह later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. वो कह रहे हैं जब मैं फिर और बड़ा हुआ तब मुझे लगा कि भैया मुझे तो और भी फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम क्या क्या चाहिए मुझे कि मैं मैरी कर सकूं, शादी कर सकूं, मेरी फैमिली हो, मैं पैसा अर्न कर सकूं. ठीक है, मुझे ऑब्स्ट्रक्ट ना करा जाए एक लॉफुल तरीके से. ठीक है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. अब यहाँ पे धीमे धीमे ट्रांजिशन आना स्टार्ट हुआ. ठीक है, यहाँ अब इनके अंदर वो कह रहे हैं जैसे जैसे मैं और बड़ा हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि भैया मैं तो फ्री हूँ ही नहीं, मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर मतलब जो नेशन में और लोग हैं, जो मेरे नेशंस के और सिटीजन है, साउथ अफ्रीकन जो और थे, कह रहे मेरे साथ के लोग भी फ्री नहीं है, वो भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. वो कह रहे अब मुझे समझ में आया कि भैया अब मुझे फ्रीडम खाली अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे सबके लिए फ्रीडम चाहिए. मेरे कंट्री में जितने भी लोग हैं मैं सबके लिए फ्रीडम चाहता हूँ. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे मुझे चाहिए पूरी कंट्री के लिए फ्रीडम, मेरे कंट्री के मेरे भाई बहनों के लिए फ्रीडम, जो मेरे कंट्री के सिटीजन हैं. इसलिए फिर मैंने आगे बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी. एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. अब वो कह रहे हैं अब जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी तब अब वो टाइम आ गया जब मुझे लगा कि भैया मेरी पर्सनल फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी कंट्री की फ्रीडम, मेरे कंट्री के जो लोग हैं उनकी फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो इनका जो सोचने का दायरा अब वो बढ़ गया था. ठीक है, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. अब वो कह रहे हैं कि ये जो डिजायर था मेरे अंदर कि मुझे अपनी कंट्री के लोगों का फ्रीडम चाहिए, मुझे साउथ अफ्रीका के लोगों को आजाद कराना है, इससे मेरी लाइफ में क्या हुआ, एक चमक आई. एनिमेटेड मतलब मेरी लाइफ में कुछ रीजन मिला मुझे जिंदगी जीने का. ठीक है, इसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया. किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया? एक
शुरू में मेरे अंदर डर था, उस डर मेरे अंदर खत्म हो गया और मैं बोल्ड बन गया, ठीक है। और जो पहले मैं बहुत सारे लॉ मानता था, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे लॉ नहीं मानना चाहिए क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ हैं, ठीक है। तो फिर मैंने लॉ को ब्रेक भी करना स्टार्ट करा, क्योंकि अब उन्हें भैया लड़ाई लड़नी थी आजादी की, तो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ को तो ब्रेक करना पड़ता है ना, दैट, क्योंकि उनके लॉ बनाए हुए बहुत ज्यादा खराब थे और उसमें काफी क्रुएल्टी थी, ब्रुटैलिटी थी, दैट अब वो कह रहे हैं फिर मैं टर्न क्या हो गया, फैमिली लविंग हस्बैंड्स की उससे मैं एक मैन बन गया था जिसका कोई होम नहीं था, क्योंकि ये फ्रीडम फाइट कर रहे थे और फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसे ही रहता है, उन्हें घर बार छोड़ना पड़ता है और उन्हें देश के लिए फिर आगे जाना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि मैं एक लाइफ लविंग मैन से मेरे को जिंदगी कैसे जीनी पड़ रही थी, एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह। वो तो करना पड़ता है, आपको लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जब आपके गोल बहुत बड़े होते हैं। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next one, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कह रहे हैं कि अब वो बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं कोई अपनी बहुत तारीफ कर रहा हूँ या मैं कोई बेटर हूँ बाकी लोगों से, मैं वैसा ही हूँ जैसे हर इंसान है। बट वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फ्रीडम, जो मेरे को लिमिटेड फ्रीडम थी ना, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे जो सिटीजन है कंट्री के, साउथ अफ्रीकन जो बाकी हैं, ये लोग फ्री नहीं है, तो मैं कैसे अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूँ? मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जब तक मैं देश के लोगों को आजाद नहीं करा लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। वो करेक्ट, फ्रीडम जो है, फ्रीडम तो मिलनी ही चाहिए, और कोई भी इंसान अगर उसको आप गुलाम बना के रखोगे तो एक तरीके से आप सबको गुलाम बना रहे हो। वो कह रहे हैं मेरी कंट्री में अगर एक भी इंसान गुलाम है तो हमारा कंट्री फ्री नहीं है, ठीक है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन। वो कह रहे हैं अगर मेरे कंट्री के लोगों पे किसी भी तरह के चेन की बात क्यों कर रहे हैं? चेन की मतलब अंग्रेजों ने जो लोग वहां के लोगों को एनस्लेव कर रखा था, गुलाम बना रखा था। वो कहते हैं जब तक मेरी कंट्री गुलाम बने रहेंगे लोग, तब तक मैं भी गुलाम ही हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब यहाँ पे देखो एक अच्छी बात है, यहाँ पे बोलते हैं कि जो गुलाम एक तो बनता है और जो गुलाम बनाता है, दोनों ही गुलाम होते हैं। ये एक बड़ी काम की बात है। एक तरीके से आप समझो, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं आपको एक कमरे में कैद कर लूँ और मैं बाहर खड़ा होकर पहरेदारी करता रहा हूँ कि आप बाहर ना निकल जाओ कमरे के, तो एक तरीके से क्या हुआ, गुलाम तो मैं भी बन गया, क्योंकि जब आपकी गुलाम, मैं भी तो आपकी पहरेदारी कर रहा हूँ बाहर खड़ा हो गए उस रूम के, कि आप उस रूम से बाहर ना निकल जाओ। खाली गुलाम आप ही नहीं हो, फिर मैं भी गुलाम हूं, क्योंकि मुझे भी आपके साथ मुझे वहां बंद के रहना पड़ रहा है कि भैया ये कहीं भाग ना जाए। तो एक तरीके से अब मैं एग्जांपल दिया समझाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो गुलाम बनता है और जो गुलाम बनाता है, वो दोनों ही गुलाम होते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि भैया जिसको गुलाम बनाया खाली वही गुलाम है, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, जो गुलाम बनाता है वो भी गुलाम ही है, ठीक है। तो इसलिए ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज हमें आजाद करेंगे तो उसमें अंग्रेजों की आजादी है, अंग्रेजों ने हमें जो गुलाम बना रखा है, एक तरीके से वो भी गुलाम बने हुए हैं। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। वो कह रहे हैं अगर जो भी इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम लेता है, उसे गुलाम बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो हेट्रेड का गुलाम है। किसका गुलाम है? वो हेट्रेड का गुलाम है। तो कह रहे हैं जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको हेट्रेड ने गुलाम बना रखा है अपना, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा है साउथ अफ्रीकन को, लेकिन वो खुद हेट्रेड के गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो कह रहे हैं जो भी गुलाम बनाता है ना किसी को, अब वो ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहे हैं एक तरीके से, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। उसका जो सोच है, उसकी सोच बहुत छोटी है। जो भी किसी को ये सोचता है कि मैं इसे गुलाम बना लूं, उसकी सोच बहुत छोटी है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कह रहे हैं अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूं तो फिर मैं कैसे फ्री हो सकता हूं, ठीक है। जो भी इंसान किसी की फ्रीडम लेता है वो खुद भी फ्री नहीं है, वो खुद भी गुलाम ही है। किसका गुलाम है? हेट्रेड का गुलाम है। जस्ट एज श्योरली, और नैरो माइंडेडनेस का गुलाम है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो यूं बता रहे हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशन alike are robbed of their humanity। वो कह रहे हैं कि जिसको आप गुलाम बनाते हो उसकी तो आपने ह्यूमैनिटी छीन ली, लेकिन जो गुलाम बनाता है ना, वो उसकी भी ह्यूमैनिटी चली जाती है। क्यों चली जाती है ह्यूमैनिटी? मैंने रीजन बताया आपको, क्योंकि वो फिर हेट्रेड का गुलाम है, उसके अंदर वो इवल डीड कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर नैरो माइंडेडनेस है, वो अपने आप को भी गिरा रहा है मानवता की नजरों में, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।